पंजाब में मिलिटेंसी के सबसे बुरे दौर की कहानी, उसमें पुलिस की बर्बरता के किस्से आज अगर आप सुना दो तो देशवासी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि पंजाब में आतंकवाद से लड़ते लड़ते पुलिस हैवानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका था। यही सतलज की कहानी है, यही सच है जसवंत सिंह खालरा की। एक साधारण बैंकर जिसने चुप बैठना सही नहीं समझा, जिसने सवाल पूछने का जुर्म किया, जिसने सबूत समेत दिखा दिया कि पंजाब पुलिस ने कम से कम 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कैसे की, उसे कैसे अंजाम दिया। एक इंसान जिसने केपीएस गिल तक को कटघरे में खींचा, सुपर कॉप गिल से जवाब मांगे। जवाब मिला एक खौफनाक मौत। जवाब मिला खामोशी, सिस्टम से, कोर्ट से, मीडिया से। आज 30 साल बाद जसवंत सिंह खालरा को एक बार फिर से गोली मार दी गई, जब सरकार ने उनकी सच्ची कहानी को बयां होने से भी रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। पंजाब में आतंकवाद और खालिस्तानी सेपरेटिज्म का जो दौर था वो सच है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन उतना ही कड़वा सच है पुलिस की बर्बरता, एनकाउंटर किलिंग्स का वो दौर जिनका आतंक से दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं। कुछ का मानना है नहीं नहीं पुलिस को कड़े कदम मजबूरन उठाने पड़े थे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर आज क्या मजबूरी आन पड़ी कि सतलुज को सालों से थिएटर पर और अब ओटीटी पर रिलीज होने की परमिशन नहीं मिल रही है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है, बिना साफ वजह दिए उसे ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। किस बात का सरकार को इतना डर है? क्या हमें सच देखने की ताकत नहीं है? क्या हम इतने बुज़दिल बन गए हैं कि अपनी गलतियों से हम सीख नहीं सकते हैं, उसे मान नहीं सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं? या फिर सरकार जानती है कि जो 1995 की कहानी है वही कहानी 2026 में भी चल रही है और इस पिक्चर के रिलीज होने से और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए देशभक्त पर आज के एपिसोड में सतलज द फिल्म का रिव्यू नहीं करने बैठे हैं। पिक्चर तो हर एक देशभक्त को देखना चाहिए, लेकिन सरकार के सतलज को बैन, ब्लॉक, डिस्क्रेडिट करने की जो कोशिश चल रही है वो हमारे देश के बारे में, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे सरकार के बारे में और हमें ये जो सच से घिन मची हुई है उसके बारे में बहुत कुछ बयां करता है, बहुत पर्दाफाश करता है। जसवंत सिंह खालरा, पंजाब पुलिस और केपीएस गिल की कहानी पर 2 मिनट पर आते हैं, लेकिन पहले इस पिक्चर को दबाने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में एक पिक्चर है, अपने आप में एक कहानी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट में आपको यकीन दिला दूंगा। इसके बाद यह मत कहना कि हमारे देश में अच्छी मूवीज क्यों नहीं बनती है, मूवी इंडस्ट्री मर क्यों रही है, लोग थिएटर क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पिक्चर की शूटिंग 2022 में कंप्लीट हुई थी। डायरेक्टर हनीत रेहन, प्रोड्यूसर है RSVP मूवीज के रोनी स्क्रूवाला, और इस फिल्म की जान है दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स। शुरू में इस फिल्म का नाम था घल्लू घारा। यह शब्द 1746, 1762 और 1984 के सिख मैसेकर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC को यह फिल्म सबमिट किया गया। बोर्ड इसे A सर्टिफिकेट देकर रिलीज भी कर सकती थी, चलो कुछ कट्स यहां वहां करके रिलीज कर सकती थी, लेकिन यह तो ठहरा नया भारत। सच और वास्तविकता आपको दिखानी है, पुलिस की बर्बरता पर आपको फोकस करना है, सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको पिक्चर बनानी है। आओ बेटा साइड में आओ, बात करते हैं। सबसे पहले CBFC कहता है कि टाइटल तो चेंज करो, घल्लू घारा नहीं चलेगा। ठीक है, फिल्म मेकर्स इसका नाम बदल देते हैं। अब नाम रखा गया पंजाब 95। बाद में इसे भी चेंज करके सतलुज करना पड़ा, वो अपने आप में कहानी है, बाद में आते हैं। फिर CBFC ने कहा अच्छा कट्स करने पड़ेंगे। कितने? 127 कट्स करने पड़ेंगे। नॉर्मल फिल्म में 5 से 10 कट्स भी अगर हो जाते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, उसे कंट्रोवर्शियल पिक्चर कहा जाता है। यहां 127 कट्स मांगे गए थे। मैंने फिल्म की रूह, जान, आत्मा, अंतड़ियां सब कुछ निकाल बाहर फेंक दो, फिर हम सोचेंगे इसे सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे। CBFC चाहती थी कि फिल्म मेकर्स रियल लोकेशन के जो रेफरेंसेस हैं उसे हटा दे, पंजाब पुलिस का नाम हटा दे, एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा जिन पर यह पिक्चर आधारित है, CBFC चाहता था कि उनके इन्वेस्टिगेशन के स्पेसिफिक डिटेल्स ही हटा दिए जाएं। बेसिकली हर वो चीज हटाने को कहा गया जिससे यह फिल्म की कहानी सच्ची लगती है। अब देखिए, अगर वो धुरंधर टाइप मूवी होती जहां नोटबंदी का लॉजिक समझाया गया था, वो तो CBFC 1 सेकंड में पास कर देती। अब जाहिर सी बात है कि फिल्म मेकर्स ने इतने सारे कट्स करने से मना कर दिया। CBFC के ऑर्डर को आमतौर पर FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल पर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, यह तो ठहरा नया भारत। मोदी सरकार ने यह ट्राइब्यूनल को ही 2021 में डिसॉल्व कर दिया था। अमा क्या जरूरत है, हटाओ इसको।
अब निर्माताओं के पास बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो भाई वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं। वहां लंबा केस शुरू होता है। पिक्चर अभी आधी हुई है। डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो तमाशा है, अब हम इंटरमिशन के बाद उसे चालू करेंगे। हाँ, पॉपकॉर्न ले लिया, गुड। अब 2023 में टिफ या टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए यह फिल्म सिलेक्ट होती है। यहां इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला था, लेकिन फिर बिना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के इस फिल्म को टिफ लाइनअप से हटा दिया जाता है। कहां से प्रेशर आता है, किसने बोला हटाने को, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि इंटरनेशनल इनकाउंटर हो जाता है पंजाब 1995 का। एक तरफ कोर्ट में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स इसे इंटरनेशनली रिलीज करने के प्लान्स बना रहे हैं कि चलो भारत में नहीं सही, इंटरनेशनली इसे रिलीज कर देते हैं। पिछले साल फरवरी में भी इंटरनेशनल रिलीज का प्लान हुआ था, लेकिन वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फाइनली फिर इस महीने चुपचाप बिना किसी खास प्रमोशन के बड़े गुरिल्ला स्टाइल में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाता है, ZEE5 पर रिलीज कर दिया जाता है, वो भी 0 कट्स के साथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वैसे भी सेंसर बोर्ड के पर्व्यू में नहीं आते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स खुद से ही एज रेटिंग और बाकी वार्निंग्स अपना ऐड कर सकते हैं। दिलजीत फिल्म की रिलीज से पहले इंस्टाग्राम लाइव में कंफर्म करते हैं कि इस वर्जन में एक भी कट नहीं है। और एक और खास बात, परमजीत कौल खालरा जसवंत सिंह की पत्नी, जिन्हें सतलज पिक्चर में दर्शाया भी गया है एज अ मेजर कैरेक्टर, उन्होंने इस मूवी को देखा और कंफर्म किया कि फिल्म में जो फैक्ट्स है, जो डिपिक्शन है, वो सही है। लेकिन फिर भी ओटीटी रिलीज के सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इस पिक्चर को इंडिया में हटा दिया गया, इंडिया से ब्लॉक कर दिया गया। किस लॉ के अंडर, किसके ऑर्डर पर, यह सब कुछ फजी है, लेकिन हमें बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एनिमीज फायदा उठा सकती है इस पिक्चर का। ZEE5 ने करंट डेवलपमेंट्स का हवाला दिया, लेकिन कोई ऑफिशियल ऑर्डर को कोट नहीं किया, ना कोई एफआईआर है, ना कोई कोर्ट वर्डिक्ट है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सीधे ZEE5 पर प्रेशर लगाकर इस मूवी को हटवा दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, जिसे IDC कहा जाता है, उसका गठन करके इस पिक्चर के कंटेंट्स को एग्जामिन करेगी। याद रखिए, सरकार को केरला स्टोरी से कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जहां बाद में सुप्रीम कोर्ट को आकर इंटरफेयर करके पिक्चर के पहले डिस्क्लेमर लगाना पड़ा कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। लेकिन यहां तो पाप हो रहा था ना, यहां तो फैक्ट्स की बात हो रही थी। अब सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन ठहरा तो ये डिजिटल इंडिया। तो एक तरफ ZEE5 कह रहा था कि हम पिक्चर को इंडिया में वापस रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकिए, लेकिन दिलजीत दोसांझ खुद ही लोगों को बोल रहे हैं कि भैया जैसे हो कैसे हो, मूवी को जाकर देख लो। सरकार को चुनौती तक दे रहे थे दिलजीत दोसांझ कि अब ब्लॉक करके दिखाओ इंटरनेट पर। सरकारी बाबुओं को आज समझ में आ रहा है कि स्ट्राइसेंड इफेक्ट क्या होता है। दरअसल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति इंसानों की ऐसी होती है कि कुछ अगर उनके सामने बैन कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए या सेंसर कर दिया जाए, उसके करने की कोशिश की जाए, तो उसे देखने की इच्छा हमारे अंदर और जग जाती है। सतलुज को आज लोग दबा दबा कर ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं और खूब देख रहे हैं। और इसमें बहुत कुछ है, बाय द वे, अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे सरकार जनता से इन चीजों को छुपाना क्यों चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों को हम भूल क्यों जाएं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1995 अमृतसर से। जसवंत सिंह, जिनका किरदार दिलजीत निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं बाय द वे, एक साधारण से बैंक कर्मी है, नॉर्मल फैमिली मैन, एक सेटल्ड कंफर्टेबल लाइफ है। वो एक्टिविस्ट तक नहीं है, बस एक आम इंसान है जो देख रहा है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, और जो चल रहा है वो काफी खौफनाक और डरावना है।